हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मेकाट्रॉनिक्स का पार्ट 5। फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हम लोग कवर करेंगे इंस्ट्रक्शंस को, जो हम लोग ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शन, मूव कमांड क्या थी, ठीक है। सिमिलरली पुश क्या होता है, इन क्या चीज़ होती है। यही सारी इंस्ट्रक्शंस को आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और साथ ही साथ अभी आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग बहुत ही जल्द प्रोग्रामेबल लॉजिकल डिवाइसेस या बोलिए जो मेकाट्रॉनिक्स सब्जेक्ट का सिलेबस था उसको हमने 3 सेक्शन में बांटा था। 3 सेक्शन में हम लोग कवर करने वाले थे। उनमें जो सबसे टफेस्ट पार्ट था उसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं और विद इन अ वीक या बोलिए आने वाले 10 दिनों के अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर सिलेबस को फिनिश करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपसे मैं सिर्फ इतनी सी एक्सपेक्टेशन करूंगा कि आप लोग जितने भी लेक्चर्स देख रहे हो उसको नोट डाउन करते हुए चल रहे हो, और जहां कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग जितने लेक्चर्स कवर कर चुके हैं उन पे बेस्ड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी हम लोग ने पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग 4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 3 अभी करेंगे और एक वीडियो के एंड में करेंगे, जो कि आज कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं उस पर बेस्ड रहेगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का एक क्वेश्चन है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में आया हुआ है। तो देखिए स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है, द फंक्शन ऑफ अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इन माइक्रो प्रोसेसर इज टू परफॉर्म डेटा मैनिपुलेशन, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, एएलयू का फंक्शन होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन जो होते हैं उनको परफॉर्म करना, ठीक है। यानी कि डेटा का मैनिपुलेशन एएलयू परफॉर्म करता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट फर्स्ट। सेकेंड स्टेटमेंट में आइए, द स्टेटस रजिस्टर इज वेयर डेटा फॉर एन इनपुट टू द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इज टेम्परेरी स्टोर्ड। तो फ्रेंड्स, सेकेंड स्टेटमेंट आप क्या कहते हो, सही होगा या गलत? तो फ्रेंड्स, सेकंड स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा है कि स्टेटस रजिस्टर का फंक्शन होता है कि जो भी एएलयू ऑपरेशन के एंड में रिजल्ट आता है उसका स्टेटस नोट करता है हमारा स्टेटस रजिस्टर, ठीक है। इवन जो एएलयू ऑपरेशन के एंड का रिजल्ट होता है वो भी एक्यूमुलेटर में स्टोर होता है, और जितना भी अर्थमेटिक लॉजिक के लिए ऑपरेंड्स की जरूरत होती है वो रजिस्टर से आते हैं। जितने भी हम लोग ने 6 सिंपल पर्पस रजिस्टर पढ़े थे वहां से, और एक जो ऑपरेंड रहेगा वो हमेशा आएगा एक्यूमुलेटर से, ठीक है। हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि एक्यूमुलेटर में फर्स्ट ऑपरेंड बाय डिफॉल्ट स्टोर होगा और सेकंड ऑपरेंड आएगा हमारा टेम्प रजिस्टर से, ठीक है। तो एएलयू में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा उसको 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। पहला ऑपरेंड आएगा एक्यूमुलेटर से, दूसरा ऑपरेंड आएगा टेम्प रजिस्टर से। टेम्प रजिस्टर में जो भी आपका डेटा आता है वो रजिस्टर से आता है, जितने भी हमारे जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। टोटल 6 जनरल पर्पस रजिस्टर थे, बी, सी, डी, ई और एच, एल, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा सी पार्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि इंजीनियरिंग सर्विसेज 2019 में आया है, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, द मल्टीप्लेक्सर इज इसेंशियली एन इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस विच इनेबल्स ईच ऑफ द इनपुट्स टू बी सैम्पल्ड इन टर्न, ठीक है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है कि जितने भी आपके इनपुट हैं उनकी स्विचिंग करना, ठीक है। वो लाएगा मेमोरी से कुछ इनपुट और इसको भेजेगा आपका एक्यूमुलेटर में या बोलिए टेम्प रजिस्टर में। तो इनपुट की स्विचिंग करने का काम होता है हमारे मल्टीप्लेक्सर का, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। अ मल्टीप्लेक्सर इज अ सर्किट दैट इज एबल टू हैव इनपुट्स ऑफ डेटा फ्रॉम अ नंबर ऑफ सोर्सेज एंड देन बाय सेलेक्टिंग एन इनपुट चैनल गिव्स एन आउटपुट फ्रॉम जस्ट वन ऑफ देम। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि आपका जो मल्टीप्लेक्सर सर्किट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से इनपुट को लेके आता है और उनमें से एक इनपुट सोर्स को यूटिलाइज करता है या बोलिए उनमें से एक इनपुट सोर्स को सेंड करता है सो दैट एक फाइनल रिजल्ट हमको मिल सके, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि कोई भी ऑपरेशन जब हम लोग एएलयू में परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें 2 ऑपरेंड की जरूरत होती है। फर्स्ट ऑपरेंड आता है हमारा एक्यूमुलेटर से, ठीक है। एक्यूमुलेटर में बाय डिफॉल्ट स्टोर होता है, ठीक है। और जो सेकंड ऑपरेंड होता है वो आता है हमारा टेम्प रजिस्टर से, ठीक है। और
इन दोनों का जो रिजल्ट होगा यानी दोनों ऑपरेंड का जो भी ऑपरेशन होगा उसको हम लोग अगेन जाके स्टोर करते हैं एक्यूमुलेटर में। लेकिन फ्रेंड्स आप मुझे बताओ कि जो आपका टेम्प रजिस्टर था उसमें डेटा कहाँ से आता होगा? उसमें डेटा आता है आपके मल्टीप्लेक्सर से, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर में जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, टोटल 6 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं, और उन जनरल पर्पस रजिस्टर में भी हम लोग इनपुट कहाँ से लाते हैं? मेमोरी से लाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और क्योंकि इनपुट की स्विचिंग होती है उसकी हेल्प से हम लोग फाइनल आउटपुट में पहुंच पाते हैं, या बोलिए जो हमारा टेम्प रजिस्टर है वहां तक वैल्यू हम पहुंचा पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो इनपुट है उनकी स्विचिंग हो पा रही होती है और हम लोग डिजायर्ड वैल्यू को आपके टेम्प रजिस्टर तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्सर। तो दोनों स्टेटमेंट आपस में कोरिलेटेड हैं और लिंक्ड हैं, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए ये क्वेश्चन भी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेज विल बी अडॉप्टेड टू स्टोर द प्रोग्राम काउंटर कंटेंट्स, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर का काम क्या था? प्रोग्राम काउंटर का काम था जो भी हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच करने वाले हैं उसके एड्रेस को स्टोर करना, ठीक है। तो ये काम था हमारे प्रोग्राम काउंटर का, और वो क्या करता था? वो जो भी इंस्ट्रक्शन होती थी उसको जैसे ही डिकोड होने के लिए भेजता था तुरंत नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को अपने पास स्टोर कर लेता था, ठीक है। तो आप देखो इसमें जितने भी ऑप्शन हैं वो कहीं से भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं कि प्रोग्राम काउंटर का क्या काम है, लेकिन आप इन ऑप्शंस को देख करके ये समझ सकते हो कि पर्टिकुलर टाइप का जो अरेंजमेंट है वो आपने कहाँ पढ़ा है। वो हम लोग ने पढ़ा था स्टैक में। स्टैक में मैंने आपको क्या बताया था कि फॉर एग्जांपल कोई एक बॉक्स है जिसके अंदर आप लोग 1 बाय 1 करके बुक्स को रखते जा रहे हो या बॉल्स को रखते जा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग को अगर कोई चीज़ निकालनी होगी, लेट्स से एक बॉक्स है जिसमें आपने n नंबर ऑफ बुक्स को भरा, ठीक है, और फिर आपको बॉक्स फुल हो जाने के बाद अगर बुक निकालनी है तो कैसे निकालोगे? उसमें जो सबसे टॉप पे बुक होगी उसको निकालोगे, ठीक है। तो सेम चीज़ इस कंसेप्ट में भी है। यहाँ पे जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन ठीक से सेट नहीं कर पाया है, उसको पूछना था कि स्टैक में किस टाइप से आपका अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो कैसा होता है स्टैक के अंदर? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये सारी चीज़ें हम लोग ने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस की हुई हैं लेक्चर 3 के अंदर। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देख लो। मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ाई हुई हैं। अगर आप लोग लेक्चर ठीक से देख रहे हो तो ये सारे क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स स्टैक हमारा लास्ट इन फर्स्ट आउट सीक्वेंस पे वर्क करता है। यही एग्जामिनर इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। हम लोग ने ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर कवर किया था डिफरेंट टाइप ऑफ एड्रेसिंग मोड, ठीक है। हर एक एड्रेसिंग मोड में हमने डिफरेंट टाइप की कमांड्स देखी थी, या बोलिए हमने डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन को देखा था, ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि जो इंस्ट्रक्शन सेट है उसको 5 डिफरेंट वे में क्लासीफाई किया जा सकता है: डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, ब्रांचिंग इंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। तो फ्रेंड्स इन सारी की सारी इंस्ट्रक्शन सेट में जो रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम लोग फिनिश करेंगे अपने कोर्स वर्क के अंदर। और मैं बता दूं फ्रेंड्स जो माइक्रो प्रोसेसर का सिलेबस है उसके अंदर सारी बेसिक चीज़ें हमारे सिलेबस में हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो उस केस में आपको सारे के सारे इंस्ट्रक्शन सेट के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है वहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक हैं, तो हम लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन का पता होना जरूरी है, ठीक है। तो हम लोग वही चीज़ों को देखेंगे। और साथ ही साथ फ्रेंड्स वीडियो के एंड में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में एक क्वेश्चन और है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। तो देखिए हम लोग ने एड्रेसिंग मोड के अंदर मूव इंस्ट्रक्शंस का यूज किया था, ठीक है। तो मूव इंस्ट्रक्शंस को लिखने के 3 वे हैं। सबसे पहला वे मूव RD, RS, ठीक है। सेकेंड वे है मूव M, RS। थर्ड वे है मूव RD, M। तो देखिए RD का मतलब क्या है? RD का मतलब है डेस्टिनेशन रजिस्टर, और RS का क्या मतलब है? RS का मतलब है सोर्स रजिस्टर। M का मतलब क्या होता है? M का होता है मतलब मेमोरी लोकेशन, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जब कभी भी आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे होते हो और वहाँ पे अगर M आ रहा है तो M का मतलब होगा HL रजिस्टर, ठीक है। आपको M से सिर्फ एक ही चीज़ समझनी है कि जो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दी जा रही है उसके अंदर मेमोरी का जो भी एड्रेस होगा वो HL रजिस्टर के अंदर स्टोर होगा,
ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। ठीक, तो फ्रेंड्स हम लोग ने एक इंस्ट्रक्शन को लिखा मूव RD, RS। तो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सोर्स रजिस्टर के अंदर आपका डेटा है वो कॉपी हो जाए कहाँ पे? डेस्टिनेशन रजिस्टर में। ठीक है, सिमिलरली आप लोग मूव M, RS का मतलब भी निकाल सकते हो कि जो आपका सोर्स रजिस्टर में वैल्यू है वो कॉपी होके कहाँ जाए? HL रजिस्टर में। ठीक है, लेट्स से फ्रेंड आपने एक इंस्ट्रक्शन लिखा मूव RD, M। तो M का मतलब क्या हुआ? M का मतलब हुआ HL रजिस्टर। ठीक है, HL रजिस्टर में क्या रहेगा? HL रजिस्टर में रहता है आपका एड्रेस। ठीक है, तो पर्टिकुलर एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा होगा वो कॉपी होके आ जाएगा डेस्टिनेशन रजिस्टर में। लेकिन उस पर्टिकुलर एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो डेटा था वो अभी भी उस पोजीशन में रहेगा। ठीक है, जो भी चीज़ें हो रही हैं डेस्टिनेशन में, जो भी पहुंच रहा है वो कॉपी होके आ रहा है। ठीक है, और सोर्स रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू बदल नहीं रही है, यानी कि HL रजिस्टर के अंदर जो हमारा एड्रेस था उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है वो सिर्फ कॉपी हो रहा है, वो डिलीट नहीं हो रहा है। ठीक है, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि कंटेंट ऑफ सोर्स रजिस्टर विल नॉट अल्टर्ड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। हम लोग जितनी भी आने वाली स्लाइड्स में इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे वहाँ पे हमेशा कॉपी होती हैं कमांड, कभी भी डिलीट नहीं होगा। यानी सोर्स रजिस्टर जो है उसका डेटा कभी भी बदलेगा नहीं, वो हमेशा सेम रहेगा। बस वहाँ से सारी चीज़ों को कॉपी करके हम लोग दूसरे रजिस्टर में वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकेंड इंस्ट्रक्शन को MVI RD, डेटा या फिर MVI M, डेटा। तो दो वे में इस MVI को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। MVI का मतलब क्या होता है? MVI का मतलब होता है मूव इमीडिएट। ठीक है, I का मतलब होता है इमीडिएट, और ये I क्या होता है? I होता है आपका इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी सीखी हुई हैं। तो देखिए इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ? MVI RD, डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेटा है वो आपका मूव कर जाए तुरंत कहाँ पे? डेस्टिनेशन रजिस्टर में। ठीक है, सिमिलरली हम लोग MVI M, डेटा का मतलब क्या हुआ कि जो भी डेटा आपके पास है रिसेंट में या इमीडिएटली जो भी डेटा आपके पास था वो मूव कर जाए M में। M का मतलब क्या होता है? मेमोरी। मेमोरी का मतलब क्या होगा? HL रजिस्टर। HL रजिस्टर में क्या स्टोर होता है? एड्रेस। किसका? पर्टिकुलर डेटा के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस होगा। लेट से आपका डेटा है 35H। ठीक है, तो इसको अगर आपको M में मूव कराना है तो 35H के करस्पॉन्डिंग आपको एड्रेस का पता होना जरूरी है, या बोलिए जो आपका माइक्रो प्रोसेसर है उसको एड्रेस का जानना जरूरी है। ठीक है, तो 35H के करस्पॉन्डिंग लेट से एड्रेस है 1001, तो M में यानी जो HL रजिस्टर है वहाँ पे 1001 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेकंड इंस्ट्रक्शन हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड इंस्ट्रक्शन में। तो देखिए थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या है? LDA 16 बिट एड्रेस। ठीक है, तो LD का मतलब हो गया लोड, A का मतलब हो गया एक्यूमुलेटर। कहाँ से एक्यूमुलेटर में स्टोर करना है या लोड करना है? 16 बिट एड्रेस से। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ना कोई 16 बिट का एड्रेस दिया जाएगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा होगा उसको हम लोग स्टोर कर लेंगे एक्यूमुलेटर के अंदर। तो यही कमांड LDA 16 बिट एड्रेस हमको फाइनल रिजल्ट देती है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या लिखा है? द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाई 16 बिट एड्रेस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो भी हम ये इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं उसमें LDA के बाद 16 बिट एड्रेस को देना जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए जो 16 बिट एड्रेस जो मेमोरी लोकेशन है वहाँ पे उस 16 बिट एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है वो आ जाएगा हमारे एक्यूमुलेटर के अंदर। ठीक है, अब फ्रेंड्स अब आप लोग सबसे नीचे में देखो, मैंने एक इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है LDA 1004। तो 1004 क्या है? 1004 है आपका 16 बिट एड्रेस। ठीक है, तो इस 16 बिट एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा है, लेट से मैंने एग्जांपल में लिखा है 35H। ठीक है, तो 1004 एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो है 35H। यही 35 आपका स्टोर हो जाएगा जाकर एक्यूमुलेटर में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको थर्ड इंस्ट्रक्शन भी अच्छे से समझ में आ गई है। अब हम लोग चलते हैं फोर्थ इंस्ट्रक्शन में। तो देखिए फोर्थ इंस्ट्रक्शन है STA 16 बिट एड्रेस। तो STA का जो मतलब होता है वो तो है स्टोर एक्यूमुलेटर डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक 16 बिट एड्रेस दिया जाएगा जहाँ पर हम लोग
वैल्यू को स्टोर करेंगे या बोलिए डेटा को स्टोर करेंगे कहाँ से, एक्यूमुलेटर से। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ मैंने लिखी है, द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन स्पेसिफाइड बाय द ऑपरेंड। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे नीचे में मैंने एग्जांपल लिखा है STA1003H। तो 1003H के करस्पॉन्डिंग हम लोग एक डेटा को स्टोर करने वाले हैं, या बोलिए 1003 जो एड्रेस है इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग एक डेटा को स्टोर करेंगे जो कि आपका अवेलेबल है एक्यूमुलेटर के अंदर। एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा है उसको हम लोग ला करके कॉपी कर देंगे या बोलिए पेस्ट कर देंगे 1003 एड्रेस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो लेट्स से एक्यूमुलेटर में एक डेटा है 35, तो वो 35 डेटा आके स्टोर हो जाएगा 1003 एड्रेस के करस्पॉन्डिंग। फ्रेंड्स आई थिंक फोर्थ भी हमें समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। तो फिफ्थ इंस्ट्रक्शन है STAX रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो आप देख लो मैंने नीचे में इसका एग्जांपल लिखा हुआ है STAX B। तो B का मतलब क्या है, B का मतलब होगा BC। क्यों, क्योंकि ये जो कमांड STAX है वो हमेशा रजिस्टर पेयर के साथ यूज होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा है द कंटेंट्स ऑफ द एक्यूमुलेटर आर कॉपीड इनटू द मेमोरी लोकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोग एग्जांपल में देखो मैंने नीचे में लिख रखा है STAX B। ठीक है, तो अब आपको तुरंत जाना पड़ेगा BC रजिस्टर में। BC रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग आपको एक एड्रेस मिल जाएगा, यहाँ पे है 1004। ठीक है, तो इस 1004 के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो डेटा हो जाएगा एक्यूमुलेटर का डेटा, यानी कि एक्यूमुलेटर में जो भी डेटा स्टोर है आपका वो कॉपी होके आ जाएगा कहाँ पे, इस 1004 एड्रेस के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, लेट्स से आपके एक्यूमुलेटर में 35 डेटा है तो वो 35 डेटा आ जाएगा इस 1004 एड्रेस के करस्पॉन्डिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको 16 बिट एड्रेस नहीं दिया है, यहाँ पे रजिस्टर पेयर का नाम बताया गया है। उस रजिस्टर पेयर में हम लोग वैल्यू को जाके स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, उस रजिस्टर पेयर के करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस है वहाँ पे हम लोग जा करके वैल्यू को या डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए सिक्स्थ जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो है पुश रजिस्टर पेयर। तो जब भी आपको पुश रजिस्टर पेयर कमांड दिखे या इंस्ट्रक्शन दिखे, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टैकिंग वाला कंसेप्ट यूज होना है। स्टैक किस कंसेप्ट पे वर्क करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमेशा पुश जो कमांड है वो स्टैक के साथ यूज होगी, ये पता रखना है। और आपको कुछ ज़्यादा डिटेल में पता करना जरूरी नहीं है। ठीक है, लेट्स से आप एग्जांपल से इसको समझो। पुश बी आपने एक कमांड लिखा, ठीक है, तो जो आपका BC रजिस्टर पेयर होगा उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने नीचे में एग्जांपल में लिखा है B के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू है 35 और C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 7A। ठीक है, तो जो B वाली वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं हायर बाइट या बोलिए हायर ऑर्डर, और जो C के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है इसको हम बोलेंगे लोअर बाइट या लोअर ऑर्डर। ठीक है, तो फ्रेंड्स पुश रजिस्टर पेयर लिखते ही आप लोग स्टैक पॉइंटर पे पहुंच जाओगे या बोलिए जो टॉप एड्रेस लोकेशन थी उस पर पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप लोग नीचे में देखो मैंने आपको 1002 एड्रेस दिखाया हुआ है। ठीक है, तो ये टॉपर्स स्टैक पोजीशन है। ठीक, अब ये जो आपका पुश रजिस्टर पेयर है यहाँ पे जो हायर बाइट पे वैल्यू स्टोर होगी वो इस 1002 को एक डिक्रीमेंट करने के बाद जो एड्रेस मिलेगा उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू स्टोर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 1001 एड्रेस है उसके करस्पॉन्डिंग हायर बाइट स्टोर होगा यानी 35। सिमिलरली 1001 को फिर से हम डिक्रीमेंट करेंगे तो वो हो जाएगा 100 एड्रेस, और उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग हम लोग स्टोर करेंगे लोअर बाइट। लोअर बाइट हमारा क्या है 7A। ठीक है, और हायर बाइट क्या है 35। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको ये जो सिक्स्थ कमांड है या जो सिक्स्थ इंस्ट्रक्शन है ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स सेवेंथ इंस्ट्रक्शन है हमारी पॉप रजिस्टर पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे भी पॉप ऑफ होता है स्टैक का रजिस्टर पेयर में। ठीक है, तो देखिए सेकंड लाइन क्या है, द कंटेंट्स ऑफ द मेमोरी लोकेशन पॉइंटेड बाय स्टैक पॉइंटर रजिस्टर आर कॉपीड टू द लोअर ऑर्डर रजिस्टर। ठीक है, तो आप लोग सीधे एग्जाम्पल में आ जाओ। एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा स्टैक पॉइंटर 1000 इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 35, स्टैक पॉइंटर 1001 इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3A, और 1002 इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 3F। ठीक है, तो आपने लिखा पॉप H। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो H पॉप H लिखा तो H का मतलब हो गया HL रजिस्टर पेयर। ठीक है, और इस HL रजिस्टर पेयर में हम लोग वैल्यू को स्टोर करते हैं। ठीक है,
तो देखिए 1000 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 35, और ये जो 35 वैल्यू है ये आपकी लोअर बाइट में जाके स्टोर हो जाएगी, यानी कि एल में जाके ये 35 स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है द स्टैक पॉइंटर अगेन इंक्रीमेंटेड बाई 1। ठीक है, तो स्टैक पॉइंटर करस्पॉन्डिंग जो एड्रेस था वो था 1000। अब इस 1000 में हमने एक इंक्रीमेंट किया, वो हो गया 1001, और इस 1001 के करस्पॉन्डिंग हम लोग जो वैल्यू है 3A इसको जाके स्टोर करेंगे एच के करस्पॉन्डिंग। जो एच एल रजिस्टर है, जो हमारा हायर बाइट है वो है हमारा एच, तो उस एच के करस्पॉन्डिंग हम लोग वैल्यू स्टोर कर रहे हैं 3A। ठीक है, अब आप लास्ट लाइन में देखो द स्टैक पॉइंटर अगेन इंक्रीमेंटेड बाई 1। ठीक है, तो 1001 के बाद भी ये पर्टिकुलर हमारी कमांड जो है वो तब जाके फिनिश होगी जब हमारा 1001 जो स्टैक पॉइंटर था वो फिर से बढ़ जाए और हो जाए 1002। ठीक है, तो जैसे ही 1002 होगा यहीं पे हमारी जो इंस्ट्रक्शन है वो फिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप लोग आ जाओ लास्ट इंस्ट्रक्शन में, जो हमारी 8th इंस्ट्रक्शन है वो है आउट 8 बिट एड्रेस पोर्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में आपको कोई ना कोई पोर्ट एड्रेस दिया जाएगा। ठीक है, आपने लिखा आउट 85। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी वैल्यू एक्यूमुलेटर में है, लेट्स से 35H आपकी एक वैल्यू है जो कि एक्यूमुलेटर में स्टोर है, तो यही 35 आपका स्टोर हो जाएगा 85 जो आपका पोर्ट एड्रेस है उसके करस्पॉन्डिंग जाके। ठीक है, यानी कि 85 आपका एक एड्रेस हो गया, उस एड्रेस के करस्पॉन्डिंग जो भी डेटा होगा वो हो जाएगा 35H। फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और फ्रेंड्स आप लोग बस इन सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को एक दो बार रिवाइज कर लोगे, वो मोर देन सफिशिएंट है, आपके माइंड में ये सारी चीज़ें स्टोर रहेंगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर यानी कि ISA की। तो ISA क्या करता है? ISA टेल्स दैट हाउ योर प्रोसेसर गोइंग टू प्रोसेस योर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो जो भी अभी तक हम इंस्ट्रक्शंस के बारे में सीख रहे थे, तो एज अ प्रोग्रामर जब आप लोग ये इंस्ट्रक्शंस को लिखते हो तो ये आपके प्रोसेसर तक, माइक्रो प्रोसेसर तक पहुंचती है, लेकिन ये जो आपने इंस्ट्रक्शन लिखी उसका सेम जो मीनिंग है वो हमारा प्रोसेसर कैसे पता कर लेता है। ठीक है, तो देखिए जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं वो ऑलरेडी हमारे प्रोसेसर के अंदर स्टोर कर दी जाती हैं। ठीक है, स्टोर वो मैन्युफैक्चरर करके रखता है। ठीक है, लेट्स से आपके पास एक ऐसा प्रोसेसर है जहाँ पे MOV, मूव, पुश, पॉप, ऐड, सब, INC इस टाइप के इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखा है। तो बेसिकली इस बेस पे जो भी आपकी इंस्ट्रक्शन स्टोर हुई हैं, इस बेस पे हम प्रोसेसर को दो पर्टिकुलर कैटेगरी में बांट कर सकते हैं। ठीक है, CISC एंड RISC। CISC का मतलब क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, और RISC का क्या फुल फॉर्म हुआ? RISC का फुल फॉर्म हुआ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, ये दोनों कैसे क्लासीफाई हो रही हैं? ये दोनों क्लासीफाई हो रही हैं आर्किटेक्चर के बेसिस पे। ठीक है, यानी कि जो आपका इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है उस आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट हैं या किस टाइप के इंस्ट्रक्शन प्रेजेंट हैं, उस पे हम लोग प्रोसेसर को दो पर्टिकुलर पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, CISC एंड RISC। तो फ्रेंड्स अब आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भाई इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के हिसाब से हम प्रोसेसर को दो पर्टिकुलर टाइप में बांट सकते हैं, CISC एंड RISC। लेकिन इस CISC एंड RISC में क्या डिफरेंस है ये हम लोग चलिए देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हर एक इंस्ट्रक्शन को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, तो देखिए अगर आपको कोई दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, लेट्स से 2 और 3 आपके पास दो ऑपरेंड्स हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो प्रोसेसर के अंदर आप लोग कैसे इंस्ट्रक्शन लिखोगे? तो अगर आपका प्रोसेसर CISC है यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, अगर इस पर्टिकुलर बेस्ड का आपके पास प्रोसेसर है तो वहाँ पे आप लिखोगे MUL 2,3। MUL का मतलब हो गया मल्टीप्लाई 2,3। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, जो आपका CISC होता है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, ये आपका यूजर फ्रेंडली बनाया जाता है। ठीक है, यानी कि यहाँ यूजर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सारी चीज़ों को लिख सके, प्रोग्राम को अपना डेवलप कर सके। ठीक है, और फ्रेंड्स CISC उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल था जिनका मशीनिंग लैंग्वेज में कमांड अच्छा नहीं था। ठीक है, जिनको इंस्ट्रक्शन लिखने में प्रॉब्लम आ रही थी मशीनिंग लैंग्वेज में,
उनके लिए ये जो CISC आया वो बहुत ज़्यादा यूजफुल था। ठीक है, अब बात करते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर की, यानी कि RISC की। तो अगर RISC आप प्रोसेसर यूज कर रहे हो, उसमें आपको 2 नंबर 2 और 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो कैसे वहाँ पे करोगे आप? सबसे पहले आप लोड करोगे, तो लोड A, 2, तो 2 जो वैल्यू है वो आपने एक रजिस्टर के अंदर स्टोर किया। सिमिलरली लोड B, 3 को आपने एक रजिस्टर के अंदर स्टोर किया। सिमिलरली आपने A एंड B का प्रोडक्ट कराया और उस प्रोडक्ट को जाके स्टोर किया फिर से एक नए रजिस्टर में। ठीक है, या बोलिए एक्यूमुलेटर के अंदर इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, तो RISC के अंदर आप देख रहे हो कि जो मल्टीप्लिकेशन की कमांड थी, जो आपने सिर्फ MUL 2, 3 लिख दिया था CISC के अंदर, यहाँ पे वो बढ़ गई है। यहाँ पे आप डिफरेंट स्टेज में इस पर्टिकुलर MUL यानी मल्टीप्लिकेशन कमांड को लिख रहे हो। ठीक है, तो RISC के साथ क्या प्रॉब्लम थी कि RISC के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेट थे वो बहुत लिमिटेड थे, जबकि CISC के अंदर डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल थे। अगर RISC के देखोगे तो लोड, प्रोडक्ट, स्टोर, इसी टाइप के कुछ गिने चुने इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल थे, लेकिन CISC के अंदर ऑलमोस्ट सारे टाइप के इंस्ट्रक्शन सेट अवेलेबल थे, और इसीलिए जो CISC था वो यूजर फ्रेंडली ज़्यादा था। तो फ्रेंड्स, अब लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया कि CISC एंड RISC में बेटर कौन है। तो फ्रेंड्स, बहुत ढेर सारी रिसर्च हुई और रिसर्च में रिजल्ट निकल के आया कि जो RISC है वो स्लाइटली बेटर है, या बोलिए स्लाइटली फास्टर है इन कंपेरिजन विथ CISC। ठीक है, तो सबसे टॉप में आप देखो, मैंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, 8/2 + 1/3 - 6/4 + 8। तो जो भी यूजर है उसको अगर इस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को सॉल्व करना है तो उसके लिए CISC में लिखना बहुत आसान है। CISC में वो क्या करेगा, वो पूरी की पूरी 8/2 इस पूरी इंस्ट्रक्शन को एक बार डाल देगा। ठीक है, और वो निश्चिंत हो जाएगा कि भाई CISC हमको फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करके देगा। ठीक है, लेकिन जो RISC होगा वहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको बॉड मास लगाना पड़ेगा, तो 8/2 आपने एक जगह स्टोर किया, फिर आप 1/3 करोगे। सिमिलरली आप लोग 6/4, ऐसे आप लोग कई सारे स्टेजेस में लिखोगे, लेकिन इसका जो रिजल्ट आएगा वो स्लाइटली फास्टर रहेगा, इसका जो आउटपुट आएगा वो स्लाइटली फास्टर रहेगा इन कंपैरिजन विथ CISC। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो RISC होता है ये रिसर्च में बहुत यूज होता है, क्योंकि इसका रिजल्ट भी फास्ट है और ये पावर कंजम्पशन कम करता है, और साथ ही साथ लॉन्ग आवर्स में जो भी आपके कंप्यूटर्स होते हैं वो लॉन्ग आवर्स में यूज होते हैं। आपको मालूम है रिसर्च में कोई इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च होती हैं जहाँ पे आपने रन करने का एक कमांड दिया, वो 3 दिन तक चल रही होती हैं। ठीक है, तो अगर आपका पावर सोर्स ज़्यादा यूटिलाइज होगा तो जो आपके ट्रांजिस्टर हैं या बोलिए जो चिप्स हैं वो हीटअप हो जाएंगी। हीटअप होने के बाद बर्न आउट होने के उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए जितने भी रिसर्च एरिया रहते हैं वहाँ पे हम लोग रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, यानी वहाँ पे जो भी हम प्रोसेसर यूज करेंगे वो RISC बेस्ड होंगे। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स जो RISC है वो यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आपको सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस का सही से यूज करना आना चाहिए, सारी की सारी सही से इंस्ट्रक्शन लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई थिंक आप लोग को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जितनी भी बेसिक चीज़ें हमें ज़रूरी हैं RISC और CISC के बारे में जानने के लिए वो हमने कवर कर ली हैं। चलिए अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज का। तो देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज 2018 का क्वेश्चन है। विथ रेफरेंस टू अ माइक्रो प्रोसेसर RISC स्टैंड्स फॉर। तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ठीक है, यानी बी पार्ट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। फ्रेंड्स, हम लोग ने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें RISC एंड CISC यानी कि कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर के बारे में पढ़ लिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ हम लोग कवर करेंगे 8085 के पिन डायग्राम को। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।